हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक डीपीपी भी दिया था, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया था। जो भी स्टूडेंट उसको सॉल्व कर चुके होंगे उसमें आंसर की नहीं दिया गया है। आंसर की एक बात को हमेशा याद रखिए कि हर एक डीपीपी का आंसर की उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा, ठीक। और उस टॉपिक के कंप्लीट हो जाने के बाद उस डीपीपीज को, यानी 2 या 3 डीपीपीज को एक साथ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बात और जरूरी बात बता दूं बच्चों कि जब भी कोई आप डीपीपी सॉल्व करते हैं, ठीक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि किन क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़रूरी है, आपको नहीं आ रहा है या जिसमें आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। जो क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं उसे छोड़ दिया जाए, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। इस लेक्चर के बाद भी हम आपको एक डीपीपी प्रोवाइड कराएंगे जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। आप क्लास के बाद उस लिंक को क्लिक करें, डीपीपी को डाउनलोड करें और उसे सॉल्व करें। नेक्स्ट लेक्चर तक का वेट करें उसके आंसर की के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशंस के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, उसको हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज़ प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसका पहला एप्लीकेशन जो है मैं लिख देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है हमारा, टू कन्वर्ट a physical quantity from one system of unit to another system of unit, बच्चों इसका मतलब समझ जाइए। क्या कहा हमने यहाँ पर कि टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का सेंस है, लाइक अगर आपको फोर्स की वैल्यू दी हुई है MKS सिस्टम में दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में, तो इस डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम उसको MKS से CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। आपको स्पीड MKS में दिया हुआ है, उसको CGS में कन्वर्ट करना है, तो इस मेथड के हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखना शुरू करते हैं यहाँ पर किस तरीके से इसमें हम अप्रोच करेंगे, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि किसी भी क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट का प्रोडक्ट किसी भी सिस्टम में आप चले जाएं वो कांस्टेंट रहता है। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिए। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज कांस्टेंट इन ऑल द सिस्टम्स ऑफ यूनिट। कहने का मतलब मेरा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू n और यूनिट u का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कहने का सेंस क्या है, जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू जिस सिस्टम में कम होगी यूनिट बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर आप यूनिट को डिक्रीज करेंगे, यूनिट को नीचे ले जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको मैं समझाता हूँ दूसरे तरीके से। देखिए बच्चों, अगर मैंने लिखा 1 मीटर तो इसको आप लिख सकते हैं CGS में जब जाएंगे तो क्या बनेगा, ये 100 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, यूनिट बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में गया है ना, यूनिट बड़ा से छोटा हुआ, कौन, मीटर से सेंटीमीटर में गए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, छोटी सी बड़ी हो गई। क्लियर हो रहा है?
यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यूनिट छोटा हो रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो रहा है। क्लियर है? इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट, यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर है? अब आप चाहें तो यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, इसको लिखा जाए n1, इसको लिखा जाए u1 इक्वल टू ये बनेगा n2, ये बनेगा u2। यानी आप ध्यान दीजिए, पहले सिस्टम में n और u का प्रोडक्ट जितना है, दूसरे सिस्टम में n और u का प्रोडक्ट भी उतना ही है, दोनों आपस में बराबर है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, n1 इंटू u1 इक्वल्स टू n2 इंटू u2। दिस इज द मेन थिंग या अप्रोच कह सकते हैं, इसी को लेकर के हम लोग अप्रोच करेंगे इसमें। चलिए प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं दिखा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 मैंने लिखा है। सपोज करिए कि कोई पहला सिस्टम आपको दिया है, यानी u1 दिया हुआ है, उस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, n1 दिया हुआ है। कह रहे एक दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी आपको वो सिस्टम दिया गया है, मतलब u2 दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन क्या है, n2। इस दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी, किस तरीके सॉल्व करेंगे। यहाँ से n2 निकालना हो तो u2 से डिवाइड कर देंगे। सो n2 विल बी इक्वल टू n1 इंटू u1 डिवाइडेड बाई u2। क्लियर हो रहा है सबको, u1 डिवाइडेड बाई u2 इम्प्लाइज दैट, यहाँ से लिखा जा सकता है n2 इक्वल्स टू n1 इंटू, बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है, तो इस यूनिट को आप मास, लेंथ और टाइम के टर्म में ब्रेक कर दीजिए, या फिर इसको ब्रेक कर दीजिए क्या, डायमेंशन के टर्म में सिंपली। तो यूनिट को अगर आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं m1 L1 T1 टू द पावर a b c। ध्यान से समझना बच्चों, u1 क्या है, यूनिट है। लाइक अगर मान लो फोर्स है, तो फोर्स के लिए यूनिट क्या होती है, हाँ, kg मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2, यही होता है फोर्स का यूनिट। तो m1 की जगह पे क्या हो गया, kg, L1 की जगह पे मीटर, T1 की जगह पे सेकेंड, ठीक है ना। और a b c क्या है, उसके पावर्स जो है 1 1 -2, यानी उस फिजिकल क्वांटिटी के वो डायमेंशंस हैं। क्लियर? अब अगर कोई कहे आपको कि फोर्स को आप CGS सिस्टम में लेके जाओ, किसमें, CGS सिस्टम में, तो kg कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्राम में, मीटर कन्वर्ट होगा किसमें, सेंटीमीटर में, और सेकंड तो सेकंड में कन्वर्ट होगा, सेकंड ही रहेगा, टू द पावर -2। तो बच्चों जब आप MKS से CGS में लेके जाओगे फोर्स को, तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड टू द पावर -2। पावर वही रहेंगे 1 1 -2। क्यों पावर सेम रहेंगे, क्योंकि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं तो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ यूनिट चेंज हो रहा है। क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा तो डायमेंशन भी चेंज नहीं होगा, डायमेंशन अभी भी वही रहेगा, मास, लेंथ और टाइम के खुद के यूनिट बदल जाएंगे। लाइक ये m1 L1 T1 था, तो यहाँ बन जाएगा m2 L2 T2। डायमेंशन अभी भी वही रहेंगे, a b c। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए इसमें आगे लिखते हैं, दिस n2 कैन बी रिटन एज n1 इंटू, बच्चों मास वाले टर्म को एक साथ कर लो, m1 बाई m2 टू द पावर a, L1 बाई L2 टू द पावर b इंटू T1 बाई T2 टू द पावर c। दिस इज द वैल्यू ऑफ n2, यानी दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को समझा जाए एक एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लाइक आपके सामने क्वेश्चन ये दे दिया गया, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इन CGS सिस्टम। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए कैसे किया जाएगा। बच्चों मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, आप नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना।
मैं आपको बोर्ड्स के सारे कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाऊंगा, स्कूल लेवल के, जेई मेंस के, जेई एडवांस के और नीट के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको देने वाला हूं, कुछ भी यहां पे छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द डीपीपीज। क्लियर है? चलिए, 1 न्यूटन आपको दिया हुआ है। मैं एक काम करता हूं, चलो मैं पहले लिख देता हूं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन करने से पहले मैं एक बात आपको लिख देता हूं। आपको क्वांटिटी कौन सा दिया है? 1 न्यूटन ना, 1 न्यूटन, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक। 1 न्यूटन, अच्छा ये कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ये हमेशा पहले नोट कर लो, mLT-2 लिख लो। क्लियर है? जब भी किसी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने को दो तो उस क्वांटिटी का पहले आप डायमेंशन नोट कर लो। अब देखो ये क्या है, आपका N1 है, ठीक है, ये आपका U1 है, ठीक है ना। U2 CGS सिस्टम बनेगा, निकाला जाए N2 की वैल्यू, तो N2 इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू M1 बाई M2। बच्चों ये कौन सा सिस्टम है? MKS से आपको किस में जाना है? CGS में। MKS से आपको जाना है, MKS से जाना है किसमें? CGS में। तो पहला जब लोगे आप मास लेंथ टाइम, तो ये हो जाएगा, मास का क्या हो जाएगा? kg मीटर सेकेंड। CGS में जाओगे तो वो क्या बनेगा? kg की जगह पे ग्राम बनेगा, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर बनेगा, सेकेंड की जगह पे तो सेकेंड रहेगा। तो क्या रहा? मास की जगह पे यहाँ रहा kg, बाई नीचे बनेगा ग्राम, लेंथ वाले में क्या रहा है यहाँ पर? सॉरी मीटर, फर्स्ट यूनिट मीटर रही, फिर क्या बनेगा? सेंटीमीटर, इनटू टाइम का क्या था पहले? सेकेंड डिवाइडेड बाई दूसरा भी क्या रहेगा? सेकेंड। अब पावर्स की बारी आती है, 1 2 3। पावर्स क्या क्या है? A B C। A की जगह पे क्या है? 1 है, B की जगह पर भी क्या है? 1 है, C की जगह पर क्या है? -2 है। क्लियर है? नाउ दिस N2 विल बी इक्वल टू 1 इंटू, बच्चों यहाँ kg लिखा, यहाँ ग्राम लिखा, kg को ग्राम में लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं आप? 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम टू द पावर 1 इंटू मीटर को क्या लिख सकते हैं? 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर पावर 1 इंटू सेकेंड बाई सेकेंड टू द पावर -2। एक बात और भी मैं बोल दूं आपको पहले, kg मीटर सेकेंड ये क्या है? यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन द फर्स्ट सिस्टम। ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड क्या है? यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम इनटू द सेकेंड मीडियम, सेकेंड सिस्टम जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर है? N2 इक्वल टू ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड कैंसिल। क्लियर? 10⁻³ पावर 1 10⁻³ बना, मल्टीप्लाइड बाई ये 10⁻² बनेगा, और ये 1 पावर -2 क्या बनेगा? वो 1 बनेगा। कितना आ गया? 10⁻⁵। यानी आपको क्या मिला यहाँ पर? फाइनली क्या लिख सकते हैं? N2 इक्वल टू 1 न्यूटन इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिखा जाए 1 न्यूटन को आपने कन्वर्ट किया है ना, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना आ गया? 10⁵। 10⁵ किस में? CGS सिस्टम में, CGS यूनिट। क्लियर हो रहा है? 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ CGS यूनिट। अब CGS यूनिट में फोर्स को क्या बोला जाता है? डाइन बोलते हैं। तो क्या लिखते हैं आप इसको? चाहें तो लिख सकते हैं 10⁵ डाइन। क्लियर हो रहा है? तो देखो बच्चों, हमने MKS से CGS में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, एक और भी छोटा सा क्वेश्चन लिया जाए, उसको सॉल्व करके देखा जाए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए, कर लिया? चलिए देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या दे रहा हूं मैं आपको, सिंपल सा वही क्वेश्चन, फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन दे देता हूं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दिया कि 1 जूल को कन्वर्ट करना है किसमें? CGS में। 1 जूल को कन्वर्ट करना है CGS में। 1 जूल क्या है भाई? एनर्जी है ना, एनर्जी है। तो मैं क्या बोलता हूँ, सॉल्यूशन में सबसे पहले उसका डायमेंशन लिख लो। एनर्जी का क्या होता है? ml² T-2। अब तो याद हो गया होगा, ml² T-2।
ठीक, ये हमारा N1 हो गया। दूसरे यूनिट में जाना है, क्या पता करना है, N2 की वैल्यू पता करनी है। N2 इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली पुट करिए N1 की वैल्यू, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, N1 की जगह पे क्या रख दिया 1 इंटू M1 बाई M2। बच्चों जूल को आप लिखते हैं ml स्क्वायर T-2। अब यहाँ लिख ही दीजिए एक बार, M1 बाई M2, L1 बाई L2, T1 बाई T2। मैं एक बार लिख देता हूँ सारा कुछ फिर से, N1, यहाँ पावर कितना आएगा, यहाँ पावर 1 है, 2 है, -2 है, तो दिस इज 1 2, दिस इज -2, क्लियर। सो द N2 विल बी इक्वल टू, N1 की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 1 रखी जाएगी। M1 L1 T1 ये क्या है, M1 L1 T1 आर द यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन द फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम मतलब 1 जूल जो था पहला वाला सिस्टम में, वो MKS था। तो MKS में क्या होगा भाई, मास को क्या लिखते हो, किलोग्राम। M2 दूसरे में जा रहे हैं आप, CGS में जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, ग्राम। ये क्या बनेगा, मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर टू द पावर 2, सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड टू द पावर -2। सो दिस N2 विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई, बच्चों फिर मैंने कहा था केजी को ग्राम में लिख दो, 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम इंटू 10⁻, मीटर को सेंटीमीटर में लिखो, क्या लिखोगे, 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड, क्लियर ना, टू द पावर -2। सो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² कितना हो गया 4 मल्टीप्लाइड 1 पावर -2 दैट इज 1, तो क्या आ गया भैया, इक्वल्स टू 10⁻7, ठीक। यानी हमें N2 की वैल्यू मिल गई 10⁻7। अब हम चाहें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 जूल इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 10⁻7 CGS यूनिट, क्लियर हो रहा है। 1 जूल एनर्जी इक्वल टू 10⁻7 CGS यूनिट। इस CGS यूनिट को एनर्जी में को क्या बोलते हैं, 10⁻7। CGS यूनिट को बोला जाता है यहाँ पर अर्ग, ERG, है ना। सो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग किस में है, CGS में है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको ये सारी बातें, एक एक चीज़। चलो अभी तक 2 एग्जाम्पल जो मैंने लिए उसमें ध्यान दीजिएगा, हम MKS से CGS में जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी एक सिस्टम से MKS से CGS में ही जाएं, जैसे MKS, CGS और FPS आपने 3 पढ़ा है, यही नहीं, इसके अलावा भी और भी ढेर सारे सिस्टम्स हो सकते हैं, देखे जाएं। उनको 1 मिनट में मिटाने वाला ले लो। चलिए मैं करके एक दिखाता हूँ क्वेश्चन। सपोज करो बच्चों आपको दिया गया क्वेश्चन में कि स्पीड की वैल्यू है v इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसे कह रहा है कन्वर्ट करना है मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट, ठीक है ना। इसको MKS भी नहीं बोल सकते, इसको CGS भी नहीं बोल सकते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। आपको देखिए पहले क्या दिया गया है, 10 किलोमीटर पर आवर, इसको आर को ऊपर उठा दो, क्या बनेगा, h r पावर -1 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, मीटर इंटू मिनट टू द पावर -1, ये भी बनेगा, क्लियर। तो ये हो गया N1, ये हो गया U1, दिस इज N1, दिस इज U1, दिस इज U2। अब आपको N2 पता करना है, दिस इज योर क्वेश्चन, क्लियर ना। तो सिंपल सी बात है, N2 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ये वाला। N1 की वैल्यू कितनी है 10 इंटू किलोमीटर बाई मीटर, किलोमीटर डिवाइडेड बाई मीटर टू द पावर कितना है भाई 1 है, इंटू आर बाई मिनट, ये आर है, यहाँ पर क्या है मिनट है, टू द पावर -1। सिंपल है बच्चों, यहाँ पर लेंथ और टाइम वाला टर्म केवल है, लेंथ और टाइम वाला टर्म, मास वाला टर्म है ही नहीं इस क्वांटिटी में। सो दिस N2 बिकम्स इक्वल्स टू 10 इंटू
किलोमीटर बाई मीटर, किसी एक में कन्वर्ट कर दो, ऊपर वाले को चाहो तो किलोमीटर को चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, या मीटर को चाहो तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, जो मर्जी वो कर सकते हो। चलो मैं किलोमीटर को कन्वर्ट कर देता हूँ 1000, यानी 10 पावर 3 मीटर डिवाइडेड बाई मीटर मल्टीप्लाइड बाई आर को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो तो 60 मिनट्स हो जाएगा, मिनट्स डिवाइडेड बाई मिनट्स टू द पावर -1। अब बच्चों ये मीटर मीटर कैंसिल, ये मिनट मिनट कैंसिल, क्या आ गया भाई, n2 इक्वल टू 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 60 टू द पावर -1 है, तो ये बना 10 पावर 4 डिवाइडेड बाई हाउ मच 60। यानी आपको क्या मिल गया यहाँ से, फाइनली हम क्या कह सकते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर मिनट्स। क्लियर है बच्चों, किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर मिनट में। ठीक है, ये सबको समझ में आया है सारी बातें? चलिए, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, एक और भी अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस आपको नीट में या फिर जेईई मेन में बना के पूछे जाते हैं। क्लियर? आप बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब भी मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ या रिलेशन लिख रहा हूँ, ठीक, 1 मिनट, ये बड़ा उड़ रहा है भाई, तो आप क्या लिख रहे हो, लाइक 1 मीटर इक्वल्स टू आपने लिखा 100 सेंटीमीटर। बच्चों ये 1 मीटर है क्या? दिस 1 मीटर, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन MKS एंड सेंटीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ इन CGS। ये 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट को रिलेट करने वाला ये कोई कांस्टेंट है। तो चाहो तो इसको लिख सकते हैं U1। देखिए ये U1 है, ये N1 है, लेकिन N1 की वैल्यू 1 है, तो 1 से प्रोडक्ट करने पर वो कंप्लीटली U1 बनेगा। तो U1 इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट अल्फा इंटू U2, यानी 2 यूनिट्स को रिलेट करने वाला ये कांस्टेंट है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि U1 एंड U2 आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ इनटू डिफरेंट सिस्टम, और अल्फा उनको रिलेट कर रहा है। ठीक है, एक बात और, आप चाहें तो ऐसे बोलिए 1 मीटर। 1 मीटर क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन MKS। ठीक, 1 सेंटीमीटर, ठीक, क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ इन CGS सिस्टम। इसको 1 सेंटीमीटर ना लिख करके आप चाहें तो लिख सकते हैं 1/100 क्या मीटर, 1/100 मीटर। बात समझ रहे हैं ना? सो हम कह सकते हैं कि दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन CGS सिस्टम, यानी ये CGS सिस्टम का क्या है, CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट है। क्लियर है ना? यानी मीटर के टर्म में भी उसको लिखते हुए हम ये बात बता सकते हैं। क्लियर है? जरूरी नहीं कि उसको सेंटीमीटर में ही बोलें। 1/100 मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन CGS सिस्टम। क्लियर? चलिए, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, कह रहा है कि यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड इन MKS। इन MKS, MKS में मास, लेंथ और टाइम का यूनिट दिया हुआ 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड। एंड in an other system, in another system, it is means what? Unit of mass, length and
टाइम। ए kg, बी मीटर, एन सी सेकेंड। ठीक, किसी दूसरे सिस्टम में मास की यूनिट है ए kg, लेंथ का यूनिट है बी मीटर और टाइम का यूनिट है सी सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी in this new system, क्लियर है बच्चों? ये आया बढ़िया क्वेश्चन सामने, है ना? चलो बच्चों, देखा जाए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन। बच्चों, आपको पहला सिस्टम दिया गया है MKS, उसमें 1 kg, 1 मीटर और 1 सेकेंड। ठीक, दूसरा कोई न्यू सिस्टम है, न्यू सिस्टम, उसमें आपको ये मास, लेंथ और टाइम का दिया गया है ए kg, बी मीटर एंड सी सेकेंड। दे आर द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन द दिस इज सेकेंड सिस्टम। कन्वर्जन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किसको कन्वर्ट करना है? 1 कैलोरी को कन्वर्ट करना है। तो पहले 1 कैलोरी को MKS में लिख लो। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 4.2, अप्रॉक्सीमेटली 4.2 क्या? जूल। और जूल यानी कौन सी क्वांटिटी है? ये एनर्जी है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? मैंने कहा था कि पहले डायमेंशन नोट कर लिया करो, ml² T-2 ये होता है ना। चलिए अब एक बात करते हैं, 4.2 जूल को कन्वर्ट करना है इस नए सिस्टम में। तो 4.2 जूल को इस नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो यूनिट N1 कौन हो गया? 4.2, और ये U1 हो गया। क्लियर? तो N1 की वैल्यू मिल गई, U1 मिल गया, U2 हमें दिया गया है और N2 की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो N2 की वैल्यू किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए, N2 इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया था आपको, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, तब सॉल्व करते हैं। देखो भाई बच्चों, क्या मिलेगा? N2 इक्वल्स टू, N1 की वैल्यू पुट करो भाई, N1 की वैल्यू 4.2, M1 बाई M2, L1 बाई L2, T1 बाई T2। अब बारी है डायमेंशन लिखने की। डायमेंशन क्या है? 1 2 -2, 1 2 -2। क्लियर? N2 इक्वल्स टू 4.2 इंटू M1 बाई M2। M1 की वैल्यू लिखी जाए भाई, क्या है? MKS से कन्वर्ट करना इस नए सिस्टम में, तो M1 की जगह पर आएगा 1 kg, M1। M2 कौन हो जाएगा? A kg। L1 कौन है? 1 मीटर। L2 कौन होगा? B मीटर। पावर 2, दिस इज सेकंड डिवाइडेड बाई C सेकेंड, पावर -2। मैंने बताया था यहाँ पे सब कुछ पुट करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। नाउ दिस N2 इक्वल्स टू 4.2 इंटू kg कैंसल, मीटर कैंसल, सेकेंड कैंसल। बच्चों 1/a इंटू B² है नीचे में, B²। ये C पावर -2 आएगा, C पावर -2, इसको ऊपर को भेज सकते हैं आप। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई? 4.2 C² बाई AB², C² बाई AB²। ठीक है बच्चों, तो क्या मिल गया आपको? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 C² बाई AB² यूनिट्स। अब ये दूसरे यूनिट का नाम कुछ दिया नहीं गया, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? यूनिट्स इन अनदर सिस्टम। ठीक है ना, ये दे दिया गया आपको। तो 1 कैलोरी को हमने इस नए सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है बच्चों? समझ में आया है सब कुछ? हाँ, आई होप आ गया होगा, बहुत कठिन नहीं है ये। ठीक, एक बार पॉज करके इसको अच्छे से समझ लीजिए, पूरा खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना? चलो, वैसे ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन था, पुराना क्वेश्चन है। ठीक, चलो बच्चों आगे अब बढ़ते हैं, इस टॉपिक को छोड़ते हैं।
चलो दूसरा नंबर लेते हैं बेटा, सेकंड नंबर, सेकंड एप्लीकेशन कोई लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था हमारा, टू चेंज ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दूसरा क्या है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस of a physical equation, फिजिकल इक्वेशन। क्या मैं बोल रहा हूं कि किसी फिजिकल इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करने के लिए, डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करने के लिए यूज करते हैं इस मेथड का। देखिए इस मेथड से एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई फॉर्मूला दिया गया है, कोई फिजिकल इक्वेशन दिया गया है, तो वो फिजिकल इक्वेशन सही है या नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगेगा। अप्रॉक्सीमेट आइडिया क्यों, मैं अभी थोड़ी देर में इस बात को क्लियर कर दूंगा। देखिए इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यूज करेंगे। क्या था, अगर कहीं भी लिखा है, मैं लिख देता हूं, फॉर द डायमेंशनल करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस के लिए क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर डायमेंशन सेम है देन दैट इक्वेशन मे बी करेक्ट फिजिकली, हो सकता है कि वो फिजिकली तब जाकर के करेक्ट होने के चांसेस बनेंगे। ठीक, जैसे मैं कुछ कुछ दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे, एक क्वेश्चन के हेल्प से यहाँ पे किया जाए। कह रहा है ये एक स्ट्रिंग है, ठीक, इस स्ट्रिंग को किंक कर दिया जाए तो इसमें एक वेव ट्रेवल करती है, आप समझ सकते हैं, एक वेव ट्रेवल करती है। उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है n इक्वल टू, वो लिखा गया है 1/2 इंटू L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इंटू रूट ओवर T बाई म्यू। जहाँ पर सब कुछ आपको बताया गया है, क्या क्या है भाई, कहा गया कि n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, L क्या है, वायर का लेंथ है, T क्या है, टेंशन है, टेंशन इन वायर, वायर का टेंशन है, कितना टेंशन से पुल किया गया है, और म्यू, यह है म्यू, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। क्वेश्चन में पूछा गया है चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। आप पहले क्या निकालो, डायमेंशन ऑफ LHS निकालो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, n है। डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ n, एंड दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आप जानते हैं सभी कोई, T⁻⁻1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालिए, अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकाला जाए। चलिए, राइट हैंड साइड का डायमेंशन जब निकाल रहे हो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 1/2L इंटू रूट ओवर T बाई म्यू। इसका डायमेंशन, इस पूरे सिस्टम का डायमेंशन निकालना है। तो बच्चों एक बात समझ लो कि नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है,
2 का डायमेंशन होगा नहीं, कोई प्योर नंबर है ये तो ये बन गया 1/L। चलिए 1/, लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, L हो गया, इनटू रूट ओवर, अच्छा आप एक काम करो, हाँ ठीक है यार, लिख लो रूट ओवर, लेंथ का डायमेंशन L हो गया। टेंशन क्या है, एक टाइप का फोर्स है ना, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 डिवाइडेड बाई म्यू का डायमेंशन, म्यू क्या है भाई, मास ऑफ यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, यानी लेंथ नीचे होगा, तो इसका डायमेंशन मास के बराबर नहीं आएगा, मास पर यूनिट लेंथ है, ये भी स्टेटमेंट भी पढ़ना है, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास बाई लेंथ, लेंथ को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, L⁻⁻1 यानी mL⁻⁻1, तो इसका क्या हो जाएगा, mL⁻⁻1। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं क्या आया, इम्प्लॉइज दैट डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल्स टू 1/L इंटू ये mm कैंसिल, ठीक है, ये L⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो L⁻+1 बनेगा, एक L पहले से है, ये क्या बन गया, रूट ओवर L⁻2 T⁻⁻2 इक्वल टू क्या बना, 1/ डायमेंशन L इंटू, जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या मिलेगा, LT-1 मिला, ये L क्या बना, कैंसल आउट हो गया, ठीक, कैंसल आउट हुआ तो क्या मिल गया आपको भाई, यहाँ से डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल टू LL कैंसिल बन गया T⁻⁻1। चलिए बच्चों आप थोड़ा ध्यान देखिए, डायमेंशन ऑफ LHS आया था T⁻⁻1, डायमेंशन ऑफ RHS आया T⁻⁻1, अब यहाँ पर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, दोनों साइड का डायमेंशन सेम आया, सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं लिख सकता हूँ हैंस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। चलिए बच्चों इसी में एक और बात मैं आपको सिखा देता हूँ, आप सब इसे नोट कर लीजिए पॉज करके एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में आपको दिया गया था क्या, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू n इक्वल टू दे रखा था 1/2L इंटू रूट ओवर T बाई म्यू। बच्चों जब आपने इनका दोनों साइड का जब डायमेंशन निकाला है, ठीक, तो डायमेंशन निकालते समय लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आया T⁻⁻1, राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन आया T⁻⁻1। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि दोनों साइड की क्वांटिटी सेम है, दोनों साइड की क्वांटिटी सेम है। अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो इधर वाला टर्म भी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? अभी भी एक चीज प्रूफ नहीं होता है कि ये इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी और न्यूमेरिकली करेक्ट ना भी हो। जैसे अगर मैं एक दूसरा इक्वेशन सिमिलरली ऐसे ही लिख दूं, n इक्वल टू 1/L इंटू रूट ओवर T बाई म्यू। देखिए तो ये जो दोनों इक्वेशन है इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आ रहा था, इसमें भी सेम आएगा। क्या अंतर किया मैंने, यहाँ से 2 हटा दिया, क्योंकि 2 के पास तो वैसे भी कोई डायमेंशन थी नहीं। दोनों साइड का जब डायमेंशन लिखोगे तो 2 तो अपने आप हट जाता है। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आएगा और यहाँ भी सेम आ रहा है। तो डायमेंशनली दोनों इक्वेशंस करेक्ट हैं, लेकिन न्यूमेरिकली इसमें से एक ही कोई करेक्ट है, ये मैं जानता हूँ। आप अभी नहीं जानते हैं, अगर 11th के स्टूडेंट हैं तो, अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं सारी चीज़ें। तो बच्चों एक बात क्लियर है कि इसमें से ये वाला जो इक्वेशन है ना, जो मैंने पहले लिखा था, ये न्यूमेरिकली भी करेक्ट होता है, ये न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो एक ये प्रॉब्लम है यहाँ से कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है सिर्फ वो ये बता पाता है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, वो ये नहीं बता पाएगा कि वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट है कि नहीं है। ये उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं दे सकता है। क्लियर है? ये वीकनेस है उसकी, किसकी? डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक, तो केवल वो डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करता है। लेकिन इससे एक फ़ायदा भी है। क्या फ़ायदा भाई?
अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड का साइड का डायमेंशन सेम आता है तो हो सकता है कि वो इक्वेशन अब न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो, न्यूमेरिकली करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर नहीं आता, और जब बराबर ही नहीं होंगे डायमेंशन दोनों साइड में, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कोई दूसरी को एक क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड में कोई दूसरी क्वांटिटी है, और दो क्वांटिटी आपस में इक्वल हो, दो डिफरेंट क्वांटिटी आपस में कभी इक्वल हो ही नहीं सकती। क्लियर है ना? तो अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो वैसे भी ये फिजिकल इक्वेशन करेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर मान लो एक तरफ फ्रीक्वेंसी हो और एक तरफ लेंथ हो, एक तरफ की फ्रीक्वेंसी, एक तरफ का डायमेंशन निकाला तो फ्रीक्वेंसी के बराबर आया, एक तरफ का डायमेंशन निकाला तो लेंथ के बराबर आया, क्या वो दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। तो अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो न्यूमेरिकली कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक, न्यूमेरिकली करेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? पहले उसका डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। यानी डायमेंशनली करेक्टनेस से क्या पता चलता है कि डायमेंशनली करेक्टनेस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द न्यूमेरिकल करेक्टनेस। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो संभावना बनती है कि वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वहीं से प्रूफ हो गया कि वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बारे में मैं कुछ बातें लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में। इसको क्या है? पहला और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, a dimensionally correct equation may be correct numerically। करेक्ट न्यूमेरिकली बोलिए या फिजिकली बोलिए। दूसरा, ए डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग न्यूमेरिकली। क्लियर ना बच्चों? अगर डायमेंशनली रॉन्ग हो गया तो वो न्यूमेरिकली तो रॉन्ग होगा ही होगा। क्लियर ना? थर्ड नंबर, न्यूमेरिकली correct equation must be correct dimensionally। यानी अगर न्यूमेरिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। क्लियर सा बात है? यानी एक और बात बोला जाए, डायमेंशनल करेक्टनेस होना प्राइमरी रिक्वायरमेंट है न्यूमेरिकली करेक्ट होने का। ठीक, तो कोई अगर कहे आपसे कि ये इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट है कि नहीं, तो पहले आप उसको क्या करो, उसको डायमेंशनली चेक कर लो कि अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तब अब बात उठेगी कि हो सकता है वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो। लेकिन अगर डायमेंशनली रॉन्ग आ गया तो वहीं से कंफर्म हो गया कि वो न्यूमेरिकली करेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट भी मैंने बना के लिख देता हूं, डायमेंशनल करेक्टनेस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूमेरिकल करेक्टनेस। क्लियर हो बच्चों? डायमेंशनल करेक्टनेस होना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल करेक्टनेस होने के लिए। क्लियर? चलिए इसको और भी अप्लाई करते हैं, इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इसको नोट कर जाइए, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको नोट कर जाइए। ठीक है, चलिए नोट कर लिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
चलो एक क्वेश्चन करता हूं मैं इससे। आपको मान लो दे दिया गया कि चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस। आपको डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करने के लिए दे दिया गया। क्या दिया गया क्वेश्चन? पहला, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। द सेकेंड वन, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकंड S tth इक्वल्स टू U प्लस हाफ A 2t माइनस 1। ठीक है, U प्लस हाफ A 2t माइनस 1, ये इक्वेशन होता है 1 2 3। थर्ड नंबर, एक इक्वेशन में दे दे रहा हूं आपको, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर I डिवाइडेड बाई mgl। ठीक, जिसमें आपको बता दिया गया है कि t क्या है, टेंशन है, t इज द टेंशन, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज द मास, g is gravitational acceleration and L is length। L is, कह रहा है चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस। इन इक्वेशंस का हमको डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है कि कौन डायमेंशनली करेक्ट है और कौन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या है कि इक्वल के लेफ्ट और राइट में जितने भी टर्म्स होते हैं सबके डायमेंशंस आपस में सेम होने चाहिए। क्लियर? तो फॉर द करेक्टनेस, फॉर द डायमेंशनल करेक्टनेस, फॉर द डायमेंशनल करेक्टनेस, क्या डायमेंशन ऑफ S should be equal to dimension of UT should be equal to dimension of half AT square। चेक किया जाए, इन सब के डायमेंशन सेम आने चाहिए, तभी ये डायमेंशनली करेक्ट कहलाएगा। चेक करो, एस का डायमेंशन, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या आता है, एल, इसका डायमेंशन चेक करो। यूटी, यू क्या है वेलोसिटी, टी क्या है टाइम, तो एल टी माइनस 1 इंटू टी हुआ। इसका डायमेंशन लिखो, हाफ का डायमेंशन होगा नहीं, ए क्या है एक्सेलरेशन, एल टी माइनस 2 इंटू टाइम स्क्वायर तो टी स्क्वायर। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या बना, एल आया। इसका डायमेंशन क्या आया, टी पावर 1 माइनस 1 और टी पावर 1, टी पावर 0 बना, 1 बन जाएगा, दैट बिकम्स एल। ये क्या बना, टी पावर माइनस 2, टी पावर प्लस 2, टी पावर 0 हो जाएगा, 1 बन गया वो, ये भी आ गया एल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तीनों टर्म का, इसमें तीनों टर्म का डायमेंशन क्या आया है, सेम आया ना। और जब ये डायमेंशन सेम आया तो ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ हो गया कि दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर? चलिए दूसरा नंबर चेक करते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। चलिए बच्चों थोड़ा सुनो, ज़्यादातर बच्चों के साथ इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक, लेकिन यहाँ कोई कन्फ्यूजन की बात है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है ये, मैं समझा देता हूँ आपको। ये जो क्वांटिटी है इसका डायमेंशन होगा कितना। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं दिस इज डिस्टेंस, भाई ये डिस्टेंस नहीं है, पहले ये सुनो, मुझे समझना है आपको। ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट केवल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड। जैसे आपसे कहा कि डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, फोर्थ माने चौथा सेकेंड, चौथा कितना, 1 सेकेंड होता है ना वो, 1 सेकेंड, या 5वां सेकेंड तो 1 सेकेंड,
10th सेकेंड, 10वां 1 सेकेंड, यानी वो 1 सेकेंड की डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। और 1 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को आप क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो बेसिकली ये वेलोसिटी है, उस सेकेंड की ये वेलोसिटी है, ठीक ना। तो इसका जो डायमेंशन लिखोगे तो कितना आना चाहिए, कितना आएगा? वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, LT-1। तो इस वाले टर्म का डायमेंशन आ गया LT-1। राइट में जितने भी टर्म्स हैं उनका भी डायमेंशन LT-1 आना चाहिए, तब जाकर के ये डायमेंशनली करेक्ट कहलाएगा। तो U का डायमेंशन चेक करो बच्चों, U का डायमेंशन, U तो वेलोसिटी है ऑलरेडी, वेलोसिटी का आप डायमेंशन जानते हैं LT-1। लो आ गया, इसका भी LT-1 आया, इसका भी LT-। अब इसका चेक करते हैं, इसको चेक करो भाई, ध्यान से समझिएगा। यहां पर जब कहा गया है Tth सेकेंड, Tth कितना? 1 सेकेंड, यहां लिखा है 2T-1। तो बच्चों देखो यहाँ T है, टाइम है, ये वाला टर्म पूरा टाइम है, टाइम माइनस यहाँ 1, वो भी क्या होना चाहिए? टाइम ही होना चाहिए। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब दो चीज़ों के बीच में, दो क्वांटिटी के बीच में माइनस लगा है तो दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये टाइम है तो वो भी टाइम होगा, बेसिकली वो 1 सेकेंड है, इसलिए वहाँ पर T नहीं दिख रहा है, ठीक। तो दिस इज द टाइम। तो ये वाला जो टर्म है आपका, मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये वाला टर्म, इसका यूनिट क्या है? डायमेंशन टाइम के बराबर होगा। अब चलिए लिखते हैं, इस पूरे टर्म का डायमेंशन जब लिखोगे तो 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या बनेगा? LT-2 इनटू इसका डायमेंशन क्या आया? T। ये पूरा कितना आ गया देखो तो, T⁻², T⁻+1 क्या बना ये? LT⁻⁻1। देखिए तीनों टर्म का डायमेंशन, इसका भी LT⁻⁻1 आया, इसका भी LT⁻⁻1 आया, और इस वाले टर्म का भी डायमेंशन LT-1 आ रहा है। तो तीनों के डायमेंशन सेम आ गए ना। सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट ऑल्सो, ये वाला इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है? चलिए चलते बच्चों आगे की क्लास में, आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। चल भाई, T = 2π√I/mgl, इसका डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है। डायमेंशन ऑफ LHS ले लो सॉल्यूशन में, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू कितना आएगा? डायमेंशन ऑफ, सॉरी 1 मिनट प्लीज, दिस इज नॉट टेंशन, दिस इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है ना, ध्यान में रखिएगा, टाइम पीरियड है ये। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन कितना आएगा? T आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब निकालते हैं डायमेंशन ऑफ RHS। डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल टू, जब RHS का डायमेंशन लिखोगे तो उसमें 2π का कोई डायमेंशन नहीं होगा, केवल इस वाले टर्म का डायमेंशन होगा। तो लिखेंगे √, डायमेंशन ऑफ √, किसका? I/mgl हो गया। अब I/mgl करोगे तो इक्वल्स टू क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ रूट, किसका रूट लगा दिया? I क्या है? ml²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आप या फिर आप लिस्ट से देख लीजिए, ml² बाई मास का m, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन LT-2, लेंथ l हो गया। दिस इज इक्वल टू, बच्चों mm कैंसिल हो जाएगा, ये L² ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से T⁻⁻2 ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये बन गया √T²। दिस कम्स इक्वल्स टू T। बच्चों डायमेंशन ऑफ LHS इज T, डायमेंशन ऑफ RHS इज T। जब डायमेंशन ऑफ LHS और RHS सेम होंगे तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो लिखेंगे कि सिंस डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर हुआ? अभी भी इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट ही फाइंड आउट किया गया है, ये न्यूमेरिकली करेक्ट है कि नहीं है अभी आप इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक चीज और भी मैं आपको यहां से बता दूं कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्टली आते हैं
जो कि होते डायमेंशंस के हैं बट बच्चों को पता नहीं चलता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था जेई में पहले, कभी क्वेश्चन क्या दे रखा है, करे कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूब है यहाँ पर और इस क्यूब को इस सरफेस पर रख करके स्टिक कर दिया गया, चिपका दिया गया नीचे वाला सरफेस, और इसकी जो साइड लेंथ है ना ये है L, इसकी साइड लेंथ जो है वो है L, ठीक है बच्चों। इस ब्लॉक का, क्यूबिकल ब्लॉक का मास है M, ठीक। अब आप इसको नीचे वाले सरफेस को चिपका दिए हैं तो आप क्या करिए कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाइए इसके सरफेस पे, ऐसे हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाइए F न्यूटन का। जब आप फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा कि जो अपर वाली साइड से उसकी थोड़ी सी बेंट कर जाएंगी, ऐसे मैं बना देता हूं, है ना, उसकी अपर वाली साइड्स थोड़ी सी ऐसी बेंट कर गई, और जब इस प्रकार से बेंट करके छोड़ोगे ना तो लौट के वो वापस आता है ये, और ये ना थोड़ा थोड़ा ऐसे ऑसिलेट करना शुरू करेगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, आप कभी कोई स्प्रिंग को वर्टिकली स्प्रिंग को करके देखिएगा, ऐसे है, होता है ना। तो इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को भी करके आप देख सकते हैं। कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उस ऑब्जेक्ट को फिक्स करके नीचे से और करके देखिए होता है कि नहीं। चलो भाई, तो ये ऑसिलेट करना शुरू किया था। जब ऑसिलेट करता है ना तो उसका जो एक्सट्रीम से लेफ्ट वाले एक्सट्रीम पे गया, फिर उसी एक्सट्रीम पर आया, तो इसको वन ऑसिलेशन कहते हैं। वन ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है, बोला गया था क्वेश्चन में कि इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया गया है। पहला t = 2π√m/η/L। सेकेंड नंबर t = 2π√m/η/L। थर्ड नंबर t = 2π/η/L/m। और फोर्थ t = 2π√mL/η। ऐसा बोला गया है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आगे आप पढ़ेंगे इलास्टिसिटी चैप्टर, उसमें इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले देख लीजिए। इस सारे ऑप्शन में न्यूमेरिक वैल्यू सबके सेम है, न्यूमेरिक वैल्यू सबके सेम है। और जब न्यूमेरिक वैल्यू सेम है तब प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप डायमेंशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बस अब आपको एक चीज़ मैच कराना है कि दोनों साइड का डायमेंशन किसका सेम है, वही करेक्ट होगा। क्योंकि अगर डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो न्यूमेरिकल करेक्टनेस का तभी चांस बनेगा। क्लियर ना? और न्यूमेरिक वैल्यू सबकी यहाँ पर सेम दी गई है। चेक करते हैं, पहले का पहले चेक किया जाए। सॉल्यूशन, t की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ऑफ LHS निकालो। LHS का जब डायमेंशन निकालोगे तो कितना आया? t आया। देखो बच्चों, मैं तो ये सॉल्व कर रहा हूं तो ऐसे बन रहा है, आप फटाफट ऐसे यहीं पे फटाफट सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना? t आ गया। डायमेंशन ऑफ RHS जब निकालोगे तो कितना आएगा? ये वाले में, पहले वाले में मैं चेक कर रहा हूँ, √m का डायमेंशन आया m डिवाइडेड बाई कितना आया? ईटा। ये ईटा क्या है भाई? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप पीछे वाले लेक्चर में देखिए, मैंने इसको, या नोट्स ओपन करिए, नोट्स ओपन करके देखिए, इसमें मैंने कराया था। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये बेसिकली। ठीक, तो इसका डायमेंशन स्ट्रेस के बराबर आएगा। स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है, तो ये प्रेशर के बराबर आएगा ml-1t-2। ठीक है बच्चों, इनटू L फॉर लेंथ। तो कि L पावर -1 L, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, m अप एंड डाउन कैंसिल हो जाएगा, t पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो t पावर +2 बनेगा, तो √t² बन गया। दिस कम्स इक्वल टू, ये आ गया t। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आ गया।
ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि और भी ऑप्शंस हो जिनके डायमेंशंस आपस में सेम हो, लेकिन चूंकि यही 3 नंबर है m बाई ईटा एल, m ईटा एल, m ईटा एल, m ईटा एल से मिलके ही बना है, तो अगर m बाई ईटा एल का डायमेंशन t आ रहा है तो बाकी इन तीनों में से किसी का भी डायमेंशन t नहीं आ सकता। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक। तो यही डायमेंशनली करेक्ट है और न्यूमेरिक वैल्यू तो सबकी ही सेम दी गई। अगर ऑप्शन क्या दिया गया होता है, और ऑप्शन ऐसा दिया गया होता, 5वां ऑप्शन सुनिए क्या, t इक्वल टू पाई रूट ओवर m बाई ईटा एल। अब देखो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों में डायमेंशनली दोनों करेक्ट आ जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू दोनों की अलग अलग है। वहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, वहाँ पर ये क्वेश्चन डायमेंशन मेथड से आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपको जानना पड़ेगा कि बेसिक मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है बच्चों? आज की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ 2 कंप्लीट किए एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 3rd एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा और उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। 3rd आपके क्लास में मैं आपको एक डीपीपी भी दूंगा। इस क्लास में मैं डीपीपी प्रोवाइड नहीं करूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम डीपीपी आपको देंगे, उसको भी आप सॉल्व करिएगा। उसके ठीक अगले क्लास में हम दोनों डीपीपीज को डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। आप हर एक क्लास के बाद डीपीपी जरूर सॉल्व करिए, उस चैप्टर को रिवाइज करिए और एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। ये मैं बार बार बोलता हूँ, नोट्स जरूर बनाइए, ठीक। अपने आप को अपडेट करते रहिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और हमेशा डिसिप्लिन्ड में रखिए। डिसिप्लिन कहने का मतलब आपको एक डिसिप्लिन्ड टाइम टेबल में चलना है, क्योंकि क्या है कि जब वीडियो लेक्चर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। जब और इंटरेक्शन नहीं होता है तो आप अपनी मर्जी से पढ़ते हो, कभी पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते हो, छोड़ देते हो, रैंडम हो जाते हो। तो रैंडम नहीं होना है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है ना। अपने एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ ही काम करें। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।